प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज जानेंगे कि संपूर्ण अध्यायों का सारांश, जो कि परीक्षा जैसा कि आप लोग देने जा रहे हैं। तो पहले विचार आता होगा कि पढ़े तो कैसे पढ़े। परीक्षा आप लोग अच्छी तरीके से दे पाए, उनके लिए हम संपूर्ण अध्यायों का सारांश लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग देखिए और परीक्षा को खुशहाल बनाइए। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना था कि उत्पादन लागत क्या होती है। आज जानेंगे उत्पादन लागत के प्रकार। तो उत्पादन लागत तीन प्रकार की होती है: कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। कुल उत्पादन का मतलब लागत मतलब होता है यानी कुल कितनी लागत आई, उनका सबका योग करने पर जो प्राप्त होगा क्या कहलाएगी? कुल लागत कहलाएगी। औसत लागत में क्या होता है? औसत लागत में उत्पादन की इकाइयों की संख्या से कुल लागत को भाग दे देती हैं, तो कौन सी लागत प्राप्त हो जाती है? औसत लागत प्राप्त हो जाती है। सीमांत लागत मतलब अंतिम इकाई से जो लागत आएगी वो कौन सी लागत कहलाएगी? सीमांत लागत कहलाएगी। फिर इसके बाद में अगला अध्याय आप लोगों का होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो बाजार के विषय में अगर देखा जाए तो बाजारें दो प्रकार की होती हैं: पूर्ण प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार वो बाजार होती है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे बाजार को कहा जाएगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का सिद्धांत। फर्म जो है, फर्म क्या होता है? फर्म का मतलब कि उत्पादन करने की विभिन्न इकाइयां होती हैं और उनको वो फर्म एक कहा जाए, एक समूह कह लीजिए या समिति के रूप में इसका निर्माण होता है। उसे क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। तो फर्म जो है, फर्म में देखा जाए लोग, जैसे कहा जाए कि लोग अपने माल को अच्छी तरीके से कैसे लोगों के बीच में उपलब्ध करा करा पाएंगे, कैसे अच्छी उनके माल की मांग होगी, उत्पादकों को कैसे लाभ होगा। तो अर्थशास्त्र में फर्म का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कीमत का निर्धारण कहाँ पर होता है? कीमत का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। जैसे कहा जाए कैंची, कपड़े को काटने के लिए कैंची का फलक ऊपर वाला कपड़ा काटता है या नीचे वाला? तो कपड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से कीमत का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति दोनों होने का होना बहुत ही जरूरी होता है। पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम या कहिए से का बाजार नियम। से का बाजार नियम क्या बतलाता है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है। ये जो है से का बाजार नियम बतलाता है। पूर्ति का नियम बतलाता है ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती है वस्तुओं की, त्यों त्यों पूर्ति बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कीमत घटती है त्यों त्यों पूर्ति भी घटती है। ये पूर्ति का नियम बतलाता है। पूर्ति की रोज, पूर्ति में कैसे परिवर्तन होगा, यानी कीमत घटने पर पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कीमत का घटना और बढ़ना क्या कहलाएगा? पूर्ति की लोच कहलाएगा। कहने का मतलब कीमत जब कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी, और कीमत जब अधिक होगी तो पूर्ति भी अधिक होगी। फिर इसके बाद में अगला अध्याय है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन क्या होता है? बाजार संतुलित कैसी होती है? तो बाजार में दो क्रियाशील हमेशा शक्तियां होती हैं। कौन सी? मांग और पूर्ति की शक्तियां बाजार में हमेशा क्रियाशील होती हैं। तो मांग और पूर्ति के विषय में देखा जाए तो वहां पर भी कीमत का निर्धारण कैसे होगा?
कीमत का निर्धारण या संतुलित कीमत का निर्धारण कैसे होगा? जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होगी वहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। इसके बाद में मूल्य दो प्रकार का होता है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। तो बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य जो है, बाजार में मान लिया एक उपभोक्ता है और वस्तुओं को खरीदना चाहता है तो कहाँ जाएगा? वो बाजार जाएगा। और बाजार में जब जाएगा वो, और बाजार में जो वस्तुओं का मूल्य उसे मालूम होगा बाजार पहुंचने पर, तो कौन सा मूल्य होगा? वो बाजार मूल्य होगा। इसके बाद में दीर्घकालीन मूल्य कैसा होता है? वो लंबा मूल्य पहले से निर्धारित होता है, तो इसे क्या कहेंगे? सामान्य मूल्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आलू की कीमत कितने रुपए किलो है, तो पहले से मालूम है लोगों को 15 रुपए कीमत है आलू की, 9 रुपए किलो। और जब बाजार में लोग पहुंचेंगे, बाजार में जो कीमत मालूम होगी बाजार मूल्य कहलाएगा। तो इस तरीके से मूल्य जो है दो प्रकार का होता है, बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। मजदूरी, मजदूरी किसे कहते हैं? श्रम के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है। तो मजदूरी में कीमत का, मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है? मजदूरी का निर्धारण वहां पर होगा जहां पर कहा जाए कि वहां पर भी मांग और पूर्ति बराबर होगी। जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होगी वहीं पर मजदूरी की का निर्धारण होगा। कहने का मतलब श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति बराबर होनी चाहिए, तो वहीं पर मजदूरी का निर्धारण होगा। फिर इसके बाद में अगला अध्याय है आप लोगों का प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में देखा जाए तो एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार वो बाजार होता है जिसमें किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो, उस वस्तु का एक ही उसको अधिकार होता है, तो ऐसे बाजार को कहा जाएगा एकाधिकार बाजार। तो एकाधिकारी बाजार में एक जो विक्रेता होता है वही संपूर्ण उस पर नियंत्रण रखता है वस्तुओं की पूर्ति पर। अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वो दशा है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान न हो, तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा अपूर्ण प्रतियोगिता। तो समाज में अगर पाया जाए कौन सी प्रतियोगिता पाई जाती है या कौन सी बाजार पाई जाती है, तो अपूर्ण बाजार समाज में पाई जाती है। फिर इसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने बताया, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है संपूर्ण, यानी बड़ा, विशाल। जैसे एक राष्ट्र, तो क्या है? संपूर्ण, यानी संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र में भी होता है जैसे पूंजीवादी होता है। पूंजीवादी के विषय में बताया गया कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद में है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है एक संपूर्ण देश में, एक संपूर्ण देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की से जो आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां 3 विधियां हैं। जैसे कि 3 विधियों के विषय में आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया गया, उत्पादन विधि, आय विधि और मिश्रित विधि और व्यय विधि भी है। और देखा जाए तो प्रचलित रूप में 3 ही विधियां महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद में है अगला अध्याय की चर्चा करेंगे। अगला अध्याय मुद्रा तथा
बैंकिंग। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये परिभाषा किसकी है? वाकर की है। तो मुद्रा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और तो मुद्रा के कार्य भी आप लोगों ने पढ़े हैं, जो कि उनको भी देख लेना है परीक्षा की दृष्टि से। मुद्रा का महत्व के विषय में बात की जाए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मुद्रा का महत्व नहीं है। तो मुद्रा के द्वारा समाज में जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तब से मुद्रा का महत्व बढ़ गया। बैंक, बैंक क्या है? बैंक वह संस्था या व्यक्ति है जो लोगों का धन जमा करता है और मांगे जाने पर मुद्रा का भुगतान करता है। तो साख का आधार क्या है? साख का आधार देखा जाए मुद्रा स्वयं है। शाखाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। 2 रुपए से लेकर 2000 तक नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन करता है। तो कहा जाए सभी बैंकों का बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। फिर इसके बाद में पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा क्या है? कागज पर लिखा एक आज्ञा पत्र है पत्र मुद्रा। कागजी नोटों को ही पत्र मुद्रा कहा जाता है। ग्रेसम का नियम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ग्रेसम का नियम क्या है? ग्रेसम का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यही क्या है? ग्रेसम का नियम है। फिर इसके बाद में है आय एवं रोजगार का निर्धारण। आय एवं रोजगार का निर्धारण किन्स का रोजगार सिद्धांत। किन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है? कि कहने का मतलब संपूर्ण मांग, समग्र मांग और समग्र पूर्ति और समग्र मांग कह लीजिए, या कह लीजिए समग्र मांग और बराबर समग्र पूर्ति। तो मांग के अनुसार अगर पूर्ति कर दी जाए तो रोजगार लोगों को मिल जाएगा। फिर इसके बाद है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? महंगाई। जो जो महंगाई बढ़ेगी त्यों त्यों जो है क्या होगा? मुद्रा का मूल्य गिरेगा। तो इसे क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। फिर इसके बाद में है अगला अध्याय सरकारी बजट। बजट क्या होता है? बजट जो है एक आय का लेखा और जोखा होता है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। सरकारी बजट, सरकारी बजट में क्या होता है? सरकारी बजट को कौन बनाती है? सरकार बनाती है। तो बजट जो है हर वर्ष वित्तीय वर्ष में कहा जाए पेश किया जाता है बजट कि आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। जैसा कि अभी कुछ ही महीनों में बजट पेश किया गया था, चाहे वो केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, तो पेश किया गया। तो बजट जो है देखा जाए वर्तमान में भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये वित्तीय वर्ष है। जीएसटी क्या है? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है और ये कैसा कर है? एक प्रत्यक्ष कर है। तो कर क्या होता है? कर एक अनिवार्य अंशदान है। कर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। कर सबको देना ही पड़ता है। कुछ कर तो वस्तुओं में ही निहित होते हैं। तो
कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है इसमें करदाता कर का भार स्वयं वहन करता है, और अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें करदाता कर का भार दूसरे के कंधों पे डालने में सफल हो जाता है। तो ऐसे कर वो कहा जाएगा अप्रत्यक्ष कर, जैसे बिक्री कर। और आयकर कैसा है, ये प्रत्यक्ष कर है आयकर। इसके बाद में फिर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात निर्यात होता हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात न होता हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाओं के संपूर्ण अध्यायों के 2 वीडियो में चर्चा की गई है, तो एक बार आप लोग जरूर देख लें, परीक्षा में आप लोगों को सफलता दिलाएंगे। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।